हिकमत की महकी फिजा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। सर अब्दुल हमीद अलकरम हाई स्कूल दाता नगर की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 के साथ। कल हमने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, आज हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, वजाहत करेंगे। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को एग्ज़ाम्पल की मदद से, हाइड्रोजन और आयोडीन की मिसाल से हमने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की वजाहत करनी है। अगर हम हाइड्रोजन और आयोडीन, ये दोनों गैसेस है, जी यानी फ़िज़िकल स्टेट है इसकी, और ये हम ले लेते हैं रिएक्शन HI बैलेंस करोगे तो 2 लगाएंगे, ये गैसेस है। अब हमने क्या किया है कि एक फ्लास्क लिया है, उसके अंदर हमने हाइड्रोजन गैस लिया है। ये हाइड्रोजन के 2 डॉट लगाए हैं, H2 मॉलिक्यूल है, और ये 2 बड़े डॉट्स लगाए हैं जो आयोडीन का मॉलिक्यूल है। आयोडीन का कलर होता है पर्पल, आयोडीन I2 हैज़ पर्पल कलर, इसका पर्पल कलर है। तो जब आप एक फ्लास्क के अंदर हाइड्रोजन और आयोडीन के मॉलिक्यूल को क्लोज़ करते हैं, ये क्लोज़ फ्लास्क है, फ्लास्क को आपने बंद किया हुआ है, इससे हाइड्रोजन और आयोडीन गैस बाहर नहीं निकल सकती। तो हमें इस सुराही का सारा कलर पर्पल नज़र आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन कलरलेस गैस है, आयोडीन पर्पल है। तो हमें इस सुराही का कलर पर्पल नज़र आएगा आयोडीन की वजह से, और हमें ये पता चल रहा है कि अभी कोई रिएक्शन वकूअ पज़ीर नहीं हो रहा। अगर हम इसको गर्म करते हैं, यानी H2 और I2 को गर्म करते हैं, तो रिएक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, और इस सुराही के अंदर जो आयोडीन का पर्पल कलर है ये फेड्स होना शुरू हो जाएगा, ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, गायब होना शुरू हो जाएगा, जो ये ज़ाहिर करता है कि हाइड्रोजन और आयोडीन ने आपस में रिएक्ट करना शुरू कर दिया है। और दूसरी तरफ ये फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो गया है, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनना शुरू हो गई है। हाइड्रोजन आयोडाइड भी कलरलेस गैस है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड HI ये भी कलरलेस है, इसका कोई रंग नहीं है, और हाइड्रोजन इसका भी कोई कलर नहीं है, ये दोनों कलरलेस गैसेस है। तो यहाँ पर हमें आयोडीन की मौजूदगी की वजह से पर्पल कलर की सुराही थी, सारा का सारा कलर पर्पल था सुराही के अंदर। जो ही हमने इसको हीट करना शुरू कर दिया, डेल्टा हीट करना शुरू कर दिया, इसको गर्म करना शुरू कर दिया, तो फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू हो गया, यानी H2 और I2 जो रिएक्टेंट्स है इन्होंने प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। हमें कैसे पता चलता है कि ये रिएक्शन स्टार्ट हो गया? क्योंकि आयोडीन का पर्पल कलर यहाँ पर फेड्स होना शुरू हो गया, गायब होना शुरू हो गया, लिहाजा रिएक्शन फॉरवर्ड शुरू हो गया। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, जिस आप कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। कॉम्बिनेशन पर्पल कलर ऑफ आयोडीन फैट्स और हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनना शुरू हो गई। जब मुकम्मल तौर पर हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाए तो पर्पल कलर मुकम्मल तौर पर गायब हो जाएगा। इसे हमें ये पता चल गया कि फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, क्योंकि रिएक्टेंट्स हाइड्रोजन और आयोडीन ने हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनाना शुरू कर दिया है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन को मज़ीद इसको गर्म करना शुरू कर दे, यानी ये मुकम्मल तौर पर फेड्स हो गया, कलर ख़त्म हो गया, तो मज़ीद हम इस रिएक्शन को मज़ीद गर्म करना शुरू कर दे, तो होगा क्या कि ये जो HI है, जो ऊपर वाले रिएक्शन में प्रोडक्ट है, इस सूरत में ये प्रोडक्ट है, और इस सूरत में ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स हैं। ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील हो गए, क्योंकि आयोडीन का पर्पल कलर गायब हो गया इस सुराही के अंदर, लिहाजा हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट बन गया। अगर हम इस प्रोडक्ट को लेते हैं और प्रोडक्ट को दोबारा हम गर्म करना शुरू कर दें, तो हमें दिखाई देगा कि दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन दोबारा एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है, ये जो पहले रिएक्शन का प्रोडक्ट था, अब इस रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट बन गया, यानी प्रोडक्ट ने दोबारा रिएक्टेंट्स बना दिए, रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट बना दिया,
और प्रोडक्ट को जब हम दोबारा गर्म करते हैं तो ये दोबारा रिएक्टेंट्स हाइड्रोजन और आयोडीन गैसेस दोबारा बनाना शुरू कर देते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि ये रिएक्शन दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो गए हैं प्रोडक्ट? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड जब मुकम्मल तौर पर बन गई है तो इसका जो पर्पल कलर था आयोडीन का वो डिस्पेयर हो गया, गायब हो गया, ये कलरलेस था। जब हमने इस सुराही को दोबारा गर्म किया, इसको हीट किया, दोबारा इसको गर्म किया, हीटअप किया, इसको हीट किया, तो दोबारा इस सुराही का कलर पर्पल रंग दोबारा आना शुरू हो गया। जो आयोडीन और हाइड्रोजन के एक दूसरे से अलग होने, डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो गई। यहाँ से हाइड्रोजन और आयोडीन एक दूसरे से डीकम्पोज हो गए। तो अगर इस रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन को मैं कॉम्बिनेशन कहूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट बना दिया, जब प्रोडक्ट्स को हमने दोबारा गर्म किया तो ये डीकम्पोजिशन है, यानी प्रोडक्ट ने दोबारा रिएक्टेंट्स बना दिया। अगर ओवरऑल रिएक्शन मैं लिख दूँ, ओवरऑल रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को मैं कंबाइन करूँगा तो ये रिएक्टेंट थे शुरू में H2I2, ये फॉरवर्ड रिएक्शन था और इसने बना दिया HI, बैलेंस करेंगे तो 2 आएगा। जब इसको दोबारा हमने गर्म करना शुरू कर दिया तो HI हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा कन्वर्ट हो गया H2 और I2 में। इनकी फ़िज़िकल स्टेट गैस है, इसलिए आपने स्मॉल g लिख देना है। इसकी फ़िज़िकल स्टेट गैस है, लिहाजा स्मॉल g लिख दिया। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला हाफ तीर का निशान है इसे आप कह सकते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, FR से मैं ज़ाहिर करूँगा, और इसको हम कहेंगे रिवर्स रिएक्शन, RR से मैं ज़ाहिर करता हूँ। तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील हो गया और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील हो गया। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ़्ट से राइट की तरफ है और रिवर्स रिएक्शन फ्राम राइट टू लेफ़्ट की तरफ है। इसी तरह से अगर हम एक दूसरी मिसाल से इसकी वजाहत कर दे, वो है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो चूने का पत्थर है CaCO3, जब हम CaCO3 को ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉलिड है, जब हम इसको गर्म करते हैं इस सुराही के अंदर, इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया हुआ है। जब हम इस कैल्शियम कार्बोनेट को सुराही के अंदर गर्म करते हैं, याद रहे आपने इस सुराही को ओपन रखा है, इसको क्लोज़ नहीं किया, इसका ढकना, इसका लिड ओपन है, क्लोज़ नहीं है। यहाँ पर क्लोज़ थे, हाइड्रोजन आयोडाइड की सूरत में हमने इसको क्लोज़ किया था, यहाँ पर क्लोज़ नहीं है। तो जब ये क्लोज़ नहीं है, जो ही आप इसको गर्म करोगे तो ये डीकम्पोज़ होना शुरू हो जाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट अपने अज्जा में तहलील हो जाएगा, डीकम्पोज़ हो जाएगा। इसके अज्जा क्या है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड है जो सॉलिड है, S लगा दिया, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी जो खारिज हो गई। तो कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर जब आपने इसको एक खुली फ्लास्क के अंदर रख के गर्म किया, डेल्टा गर्म किया, तो ये डीकम्पोज हो गए, ये अपने अज्जा में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। चूँकि ये सुराही ओपन है, लिहाजा इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई वो यहाँ से रिलीज़ हो गई, खारिज हो गई, और पीछे कैल्शियम ऑक्साइड इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर रह गया। लिहाजा ये इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट बना दिए, लेकिन चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई है, दोबारा कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं है, लिहाजा इस सुराही के नीचे सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड बन गए, ये दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बना सकते। लिहाजा हम कहेंगे कि ये इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है, और ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, रिएक्शन मुकम्मल हो गया है। अगर हम ऐसा करें कि हम इस सुराही को भी क्लोज़ कर लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से खारिज ना हो, ये भी हमने बंद कर दिया है, इसी सुराही को हमने बंद कर दिया है, इसको अच्छी तरह से क्लोज़ किया है। अब क्या होगा? अब आप देखें, अब ये होगा कि जो ही कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं, यानी क्लोज्ड फ्लास्क के अंदर ये रिएक्शन है, क्लोज्ड फ्लास्क, ये ओपन फ्लास्क में रिएक्शन था जो कंप्लीट हो गया। ओपन फ्लास्क के अंदर ये रिएक्शन था, ये रिएक्शन इर्रिवर्सिबल था और कंप्लीट हो गया था। अब फ्लास्क को हमने क्लोज किया है, अब इसके
अंदर जो रिएक्शन होगा वो हम देखेंगे क्लोज फ्लास्क के अंदर रिएक्शन। तो यहाँ पर मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, क्लोज फ्लास्क के अंदर रिएक्शन। तो फ्लास्क क्लोज्ड है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, इसको हमने गर्म कर दिया। तो ये गर्म करने पर चूँकि ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाएंगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई थी जब फ्लास्क ओपन थी, सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड रह गया था। तो कंप्लीट रिएक्शन हो गया था और ये इरिवर्सिबल था। यहाँ पर फ्लास्क को हमने क्लोज़ कर दिया है, लिहाजा जब कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा डीकम्पोज होगा, ये डीकम्पोज है, डीकम्पोज हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। चूँकि इसका फ्लास्क क्लोज है, लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलने के लिए जगह अवेलेबल नहीं है। जो ही अब दोबारा कुछ वक्त के बाद ये दोनों रिएक्टेंट्स है, इस सूरत में ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट बना दिया, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। अब ये दोनों कुछ वक्त के बाद ये दोनों आपस में दोबारा रिएक्ट कर लेंगे, तो CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर देंगे और दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे। यानी अगर यहाँ पर हम गौर करें तो कैल्शियम कार्बोनेट ने बंद फ्लास्क में डिकम्पोज होने के बाद फॉरवर्ड रिएक्शन की सूरत में, क्योंकि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील हो गए, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। लेकिन चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस फ्लास्क में से बाहर नहीं निकल रही, लिहाजा ये कैल्शियम ऑक्साइड इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ दोबारा रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे। यानी ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट है, लेकिन अगले स्टेप में ये प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स के तौर पर एक्ट करते हैं और जो रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट के तौर पर रिएक्ट करते हैं। यानी रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट बना दिया और प्रोडक्ट ने दोबारा रिएक्टेंट्स बना दिया। अगर हम इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे इन दोनों के लिए, तो ओवरऑल रिएक्शन ये होगा, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये खारिज नहीं है, ये दोनों दोबारा मिलके ये बना देंगे, ये सॉलिड है, ये गैस है। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये रिवर्स रिएक्शन है। अगर हम देखेंगे तो रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता, ये रिएक्शन तब तक जारी रहता है जब तक ये एक्विलिब्रियम की हालत में नहीं आते। एक्विलिब्रियम की हालत में ये रिएक्शन आ जाता है, यानी इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम रहती है। जितने प्रोडक्ट की मिकदार है उतने ही रिएक्टेंट्स की मिकदार है और जितनी रिएक्टेंट्स की मिकदार है उतने ही प्रोडक्ट की मिकदार है। इसे बोलते हैं एक्विलिब्रियम की हालत में। तो इस सूरत में रिएक्शन जब एक्विलिब्रियम की हालत में आता है तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम रहती है, रिएक्शन रुकता नहीं है बल्कि जारी रहता है। इसी तरह से अब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की मैक्रोस्कोपिक जो नुमाया खसूसियात है, चीदा खसूसियात है, वो क्या है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फॉरवर्ड रिएक्शन वो रिएक्शन होता है, इट इज़ अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। यानी ये वो रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं। रिवर्स रिएक्शन इसका उलट होगा, ये वो रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं। ये प्रोडक्ट है, इसने रिएक्टेंट बनाने के लिए रिएक्ट कर दिया। ये पहली मैक्रोस्कोपिक नुमाया यानी अहम खसूसियात, चीदा खसूसियात, नुमाया खसूसियात, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन अगर आप देखेंगे ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये बाएं से दाएं वकू पजीर होता है। रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, ये दाएं से बाएं, वो बाएं से दाएं फॉरवर्ड और दाएं से बाएं रिवर्स रिएक्शन वकू पजीर होता है। एट इनिशियल स्टेज फॉरवर्ड रिएक्शन इब्तदाई तौर पर इसका फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इंतहाई तेज़ होता है, जबकि इन द बिगनिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ निग्लिजिबल।
रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है शुरू में, क्योंकि अभी प्रोडक्ट बने ही नहीं होते, लिहाजा थोड़े से बने हो, इसलिए इसका जो रिवर्स रिएक्शन का रेट है वो ना होने के बराबर है या बहुत ही स्लो होता है। इट स्लो डाउन ग्रेजुअली। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। उसकी वजह यह है कि जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाते हैं, कम होते होते ख़त्म होते हैं, इसलिए ये रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता है। और जो रिवर्स रिएक्शन है, चूँकि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं तो प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन में इजाफे के साथ रिवर्स रिएक्शन का रेट भी फास्ट हो जाता है। तो ये जो आज का टॉपिक था, ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की एक्सप्लेनेशन थी रिएक्शन की मदद से। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ समझ ना आई हो तो कमेंट में लाजमी लिख दीजिएगा।